कक्षा 10 में हमने क्रिया व विशेषण का टॉपिक पढ़ लिया, काल, कारक व वाच्य। अब अगला टॉपिक है समास। कक्षा 10 में हिंदी के पाठ्यक्रम में समास में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो समास। समास सम प्लस आस 2 शब्दों से मिलकर बना है। समास है सम प्लस आस 2 शब्दों से मिलकर बना है। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा रूप। देखो समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा रूप। छोटा रूप बताए ना। समास ये शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस, ए और ए मिलकर के क्या हो गया? आ, ए मास। सम प्लस आस। सम का मतलब समान रूप से, सम्यक दृष्टि से। आस का मतलब आसन, बैठना। जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप करके आपस में मिल जाते हैं तो उस मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या होगी? ये भी साथ में लिख सकते हैं हम। ये समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा रूप, क्योंकि हम किसी भी सामासिक पद को या हिंदी में या काव्य में पद में संक्षिप्तता लाने के लिए इसका प्रयोग किया है, समास का। तो परिभाषा देखो। परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? देखो 2 या 2 से अधिक शब्दों, या ये नाम भी लिख सकते हैं हम पदों। पता है ना, शब्द का एक दूसरा नाम क्या है? पद। 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को, परस्पर मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संधि तो है नहीं। इस प्रकार संधि है ना 2 वर्णों का मेल, उसी प्रकार समास है 2 शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल। 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द या पद है जब अपने बीच की विभक्ति का लोप करके एक सामासिक पद बनाते हैं, वो क्या है? समास। जैसे देखो ये रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब ये बड़ा रूप है, इनका संक्षिप्त छोटा रूप लिखने के लिए समास का प्रयोग किया गया। तो इसका छोटा रूप अब यह के लिए विभक्ति है, इसका लोप कर दिया। बाकी क्या बनता? रसोई। आगे क्या बनता? घर। तो ये हो गया रसोई घर, रसोई घर। तो ये हो गया समास, यानी रसोई घर। अब एक ये होता है ना सामासिक पद। सामासिक पद या बोल सकते हैं उसको समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद, यानी एक प्रत्यय लगने के बाद जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है ना। ए का आ ई है तो ई का क्या हो जाता है? आई। उ है तो औ। जैसे क्या हो गया? समास प्लस एक क्या हो गया? सामासिक। सा हो गया इसका।
इसी प्रकार अगर ई होता, जैसे होता नीति प्लस एक, तो इसका नैतिक आई हो गया। ऊ है तो उसका औ, जैसे भूत प्लस एक भौतिक। तो ये एक प्रत्यय लगने के बाद पहला जो वर्ण है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो सामासिक पद या समस्त पद, सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण नवीन शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, सामासिक पद। यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप करने के कारण, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप, यानी विभक्ति चिन्हों का लोप करने के कारण, विभक्ति चिन्ह का लोप के कारण जो नवीन पद बनता है उसे ही क्या कहते हैं, सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द है, अब जैसे ये शब्द है या इसका पद भी बोल सकते हैं, इनके बीच की विभक्तियों का लोप कर दिया, लोप करने के बाद जो नवीन पद बना उसका नाम क्या है, सामासिक पद। अब ये जैसे रसोई के लिए घर, इससे ये बना रसोई घर, तो ये क्या हो गया, सामासिक पद। जैसे ये कह दिया, देखो क्या गया, 9 रत्नों का समूह है, 9 रत्नों का समूह है। अब 9 रत्नों का समूह है, का विभक्ति का लोप कर दिया, यहां पर है वो क्या हो गया, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह है। ये समूह है, 9 रत्नों का समूह है, समाहार, ये तो है द्विगु समास में जुड़ता है, इसका तो लोप अपने आप ही हो गया। और का विभक्ति का, तो यहाँ क्या बता, 9 रत्न, 9 रत्न, तो 9 रत्न ये क्या हो गया, सामासिक पद है। समास में जो पद होते हैं उसमें एक तो होता है, पहले वाला पद तो होता है पूर्व पद, पहले वाला पद तो क्या कहलाता है, पूर्व पद या प्रथम पद, प्रथम पद। और बाद वाला पद, बाद वाला पद क्या बोलते हैं उसको, उत्तर पद या दूसरा पद। तो समास है, उसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसमें एक तो होता है पूर्व पद, पहले वाला पद, और एक होता है बाद वाला पद। बाद वाला है यानी दूसरा पद है, उसको तो बोलते हैं उत्तर पद, और पहले वाला है उसको पूर्व पद। जैसे हो गया रसोई घर, तो रसोई ये पूर्व पद हो गया, घर ये उत्तर पद। जैसे 9 रतन, तो 9 पूर्व पद, रतन उत्तर पद। तो ये अब देखो समास के भेद, समास के भेद। हिंदी में समास के मुख्य रूप से कितने भेद मान्य है, 6 भेद। समास के कितने भेद है, 6 भेद। देखो, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास,
क्रमधार्य समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ये 6 समास के भेद। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधार्य समास, बहुव्रीहि समास। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6। नाम से पता है अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय जो लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, पुरुष, काल के अनुसार कभी बदलता नहीं है, जैसा बन गया वैसा का वैसा रहता है अव्यय। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और बीच की विभक्ति का, प्रथम पद की बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो कारक होते हैं जैसे 8, इसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़ करके इसके 6 भेद है। द्विगु, जिसमें पहला पद संख्या होता है। द्वंद्व, जैसे ये दे रखे हैं द्वंद्व, द्विगु पहला पद संख्या, इसमें द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं। क्रमधार्य, जिसमें विशेष्य और विशेषण यानी उपमेय उपमान बोल सकते हैं, यानी पहला पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य या उपमान उपमेय। बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। तो ये हिंदी में 6 प्रकार के कारक है। तो अब विस्तारित रूप से देखो। पहला देखो अव्ययीभाव समास। देखो पहला देखो अव्ययीभाव समास। अभी बताया ना, जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय, जिससे समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है। अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, वो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास। यानी अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय। अव्यय जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, विभक्ति के अनुसार कभी बदलते नहीं है, हमेशा है, जिनका रूप एक जैसे रहता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो जिस समास का पहला पद प्रधान या अव्यय होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास। जैसे देखो अव्ययीभाव समास है, उसमें उपसर्ग से बने हुए पद या अव्ययों से बने हुए पद आते हैं। जैसे आ गया प्रति दिन, ये प्रति है, ये जैसे उपसर्ग है अव्यय, ये हो गया सामासिक पद। समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, या इस प्रकार कर सकते हैं दिन दिन, प्रतिदिन। जैसे आ गया प्रति पल, तो ये क्या गया? ये भी लिख सकते हैं हर पल या प्रत्येक पल। प्रति क्षण, तो ये हो गया हर क्षण या प्रत्येक क्षण। प्रति वर्ष, जैसे आ गया ना, ये कह दिया
प्रत्यक्ष। अब इसमें भी अव्यय कौन सा, प्रति, प्रति प्लस अक्ष क्या हो गया, प्रत्यक्ष। इसमें प्रति सीधा दिखाई दे रहा है और इसमें संधि विच्छेद करने पर पता चलता है प्रति, यानी संधि में है वो ई का क्या हो गया, ये प्रति प्लस एक्स। तो इसमें क्या होगा, आंख, अक्ष का मतलब क्या होगा, आंख के सामने, प्रति प्लस अक्ष, आंख के सामने प्रत्यक्ष। प्रति इसी प्रकार जैसे आ गया यथा, तो आ गया यथा कर्म। तो यहां पर है वो यथा का मतलब जैसे या के अनुसार, तो जैसे ये कह दिया ना कर्म, तो कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, जैसे कह दिया यथा शक्ति, तो यह आ गया शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार यथा समय, समय के अनुसार, जैसे कह दिया यथा समय, यानी यथा का मतलब जैसे भी होता है, जैसा समय हो वैसा, या समय के अनुसार, समय के अनुसार। जैसे यह यथोचित। अब यहां पर यथा सीधा दिखाई नहीं दे रहा, संधि विच्छेद करने पर यथा प्लस उचित, गुण संधि में यथा प्लस उचित को यथोचित। यथा का मतलब जैसा, उचित हो यानी जैसा उचित हो, यथोचित। ऐसे ये कह दिया यथित, ये इसमें भी यथा सीधा दिखाई नहीं दे रहा, यथा प्लस इच्छा। यहां पर है वो गुण संधि में क्या हो गया, यथा प्लस इच्छा। तो ये क्या है, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। तो ये तो हो गया सामासिक पद, जिसमें ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये समास से विग्रह, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये समास विग्रह। और ये हो गया समास से पद। तो अविभावी समास में जिसमें पहला पद है वो क्या होता है, अव्यय, और दूसरा पद है वो गौण होता है। पहला पद अव्यय भी होता है, प्रधान भी होता है, दूसरा पद है वो संज्ञा हो सकता है। तो जिसमें जितने भी ये उपसर्ग है, उपसर्गों से बना हुआ शब्द भी क्या आता है, अविभावी समास में। और उदाहरण देखो, जैसे जैसे ये आ उपसर्ग है, इससे जैसे आजीवन, आ का मतलब है तक या पर्यंत। जैसे हम लिख सकते हैं इसका जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। या ये कह दिया आजन्म, आजन्म जन्म से या जन्म पर्यंत, जन्म से। या आमरण, क्या हो गया, मृत्यु तक या मरण पर्यंत। तो आजीवन, आमरण, आजन्म। जैसे आ गया आजानु बाहु, आ जानो बाहु। अब इसमें आ गए ना, ये जानू का मतलब घुटने, बाहु का मतलब भुजाएं।
यानी घुटनों से भुजाओं तक। आ का मतलब क्या है? तक, पर्यंत। तो ये हो गया घुटनों से भुजाओं तक, भुजाओं तक। ऐसे आ गया आप पाद मस्तक, आपाद मस्तक आ गया ना। पाद का मतलब पैरों से मस्तिष्क तक, मस्तक तक। तो पैरों से मस्तक तक या मस्तिष्क तक। तो ये आ उपसर्ग या आ अव्यय हो गया। इसी प्रकार जैसे ये अनु है, क्या गया? अनु कोल, क्या गया? कुल के अनुसार, कुल के अनुसार। या अनु का मतलब जैसा, अनुरूप, अनुसार, कुल के अनुसार। जैसे अगर अनुरूप, रूप के अनुसार, अनुरूप, क्या गया? रूप के अनुसार। अनुकृति, जैसे आ गया अनुकृति, अनुकृति। और ये हो गया जैसी आकृति है, जैसी आकृति है। तो ये अनुपसर्ग या अनु अव्यय हो गया। जैसे हो गया अनुदान, अनुमान। तो ये अनुमान, तो मान के अनुसार, अनुदान, दान के अनुसार। तो ये अव्यय। इसी प्रकार जैसे ये हो गया वो निर्विवाद, निर्विवाद। निर का मतलब यह क्या है? अभाव। निर्विवाद का मतलब बिना विवाद के, बिना विवाद के, यानी जहां विवाद का क्या है? अभाव है, निर्विवाद। जैसे अगर दिया निडर, या नी का मतलब क्या है? अभाव। डर का जहां अभाव है, निडर यानी भय या डर से रहित, डर से रहित। तो ये निर्विवाद, निडर, निरोग। इसी प्रकार जैसे अगर दिया, ये तो है पहला पद है अव्यय पद, जिसमें पहला पद अव्यय है। और एक अविभावी समास में पहला पद है वो नाम पद भी होता है अगर है शब्दों की आवर्ती है, जैसे नाम पद भी है। या ये तो हो गया अव्यय पद, पहला पद अव्यय। अगर नाम पद है जैसे इस प्रकार आ गया ना, घर, घर, यानी संज्ञा शब्दों के आवर्ती हो तो पहली उपसर्ग है, अव्यय है, तो भी अविभावी समास है। अगर इस प्रकार के उदाहरण है जैसे घर, घर, तो ये क्या हो गया? प्रत्येक घर। जैसे आ गया रातों, रात, ये हो गया रात ही, रात में। जैसे हो गया हाथों, हाथ, तो हाथ ही, हाथ में। जैसे दिनों दिन, बातों बात। तो ये जैसे घर घर है, दिन दिन है, रातों रात है, हाथों हाथ है, या दिनों दिन। तो ये दिन ही, दिन में, या बातों बात, बातों बात, बात ही, बात में। इनका समास विग्रह इस प्रकार होगा। तो ये भी अव्ययभावी समास है। यानी अव्ययभावी समास में बताए ने एक तो हो सकता है वो
पहला पद है अव्यय, तो ये अविभावी समास है। और नाम पद, ये अविभावी समास, ये हो गया अविभावी समास। अविभावी समास में यानी जिस समास में पहला पद प्रधान व अव्यय होता है वो अविभावी समास से कहलाते हैं। जितने भी ये अव्यय जैसे यथा है, प्रति है, अनु है, उप है, निर है, आ है, तो जितने भी वो उपसर्ग है, यानी कोई एक दो उपसर्गों को छोड़ करके जितने भी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं वो अविभावी समास में। फिर ये नाम पद, जिसमें पहला ये नाम, जैसे संज्ञा शब्द है ना, जैसे घर, रात, हाथ, दिन, बात, या ये मानो कि शब्दों की आवृत्ति है, तो वहां पर भी अविभावी समास। तो ये हो गया अविभावी समास। समास के 6 भेद है, पहला भेद हो गया अविभावी समास। अब देखो दूसरा,